नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होलिस्टिक वे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो जब एक ही चैप्टर खत्म होता है तो एक ही चीज़ कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज हो जाती है। तो दोस्तों वो जाहिर सी बात है, वो हमको याद भी हो जाती है और एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों का एक पॉलिटी का सेक्शन चल ही रहा है, दूसरा हम लोग आरओ यारो का प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं। तो दोस्तों उसी प्रैक्टिस सेट का ये जो है जीएस चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले भी हम लोग हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, चौथा अभी आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। हड़प्पा स्थल है, ये किन किन नदियों के किनारे है, ये हमको मिलान करना है। तो दोस्तों हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन। हम लोग दोस्तों नागार्जुन, पहले हम लोग सारे विकल्प देख लेते हैं, फिर आसान विकल्प को मिलान करते हैं। तो नागार्जुनी कोंडा हम लोग पढ़े होंगे, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में वो कहां पर है, वो कृष्णा नदी के किनारे है दोस्तों। और हड़प्पा हम लोग सुने होंगे कि हड़प्पा कहां पर है, रावी नदी के किनारे। और हस्तिनापुर जो है दोस्तों वो दिल्ली के साइड है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो वो कहां पर है, गंगा नदी के किनारे है। और पैठन महाराष्ट्र में कहां पर है, गोदावरी पे है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग मिलान कर लेंगे। तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा, रावी नदी, पहले का दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। सुमेलित करना है हम लोगों को, ऐसा कह सकते हैं ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, या इसमें जो शब्द लिखे गए हैं इसको क्या कहते हैं। तो ब्रीह, मुदग, यव और इक्षु। तो दोस्तों इक्षु हम लोग हिंदी के सेशन में भी पढ़ चुके हैं। इक्षु का मतलब होता है गन्ना, इसको हम लोग तत्सम तद्भव में भी पढ़ चुके हैं। तो इक्षु का मतलब गन्ना, तो चौथे का एक ऑप्शन हो जाएगा। तो बी या डी में कोई ऑप्शन सही होगा। ब्रीह का मतलब होता है दोस्तों चावल, ये हम लोग भी पढ़े हैं और आप लोग सुनते भी रहे होंगे। ब्रीह का चावल होता है। यव को जव कहते हैं, यव को जव मिलान करने में दुविधा नहीं होगी। और मुदक को मूंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, तो अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो दोस्तों कलिंग शिलालेख, ये उड़ीसा के पास था। अशोक का गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख कहां मिलता है, गुजरात में मिलता है दोस्तों। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और अशोक का सोपारा शिलालेख। सोपारा दोस्तों महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं, नाला सोपारा इस समय देखते हैं। तो नाला सोपारा, नाला और सोपारा नामक 2 गांव थे पहले, अब उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो दोनों को मिला करके एक कर दिया गया, नाला सोपारा हो गया दोस्तों, ठीक है। यहीं के बगल में इसका अगला स्टेशन है विरार, वहीं पे हमारी मुंबई में ज्वाइनिंग हुई थी, रेलवे की ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों। तो ये नाला सोपारा वाला हो गया सोपारा। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसका आंसर दोस्तों सही होगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसी से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। क्योंकि जो दोस्तों सुदर्शन झील थी गुजरात में, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था, और उसका फिर जीर्णोद्धार अशोक ने, फिर रुद्रदामन ने करवाया था दोस्तों। और इन सब का जिक्र जूनागढ़ अभिलेख में दिया हुआ है। क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में एक चीज हमको और जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख कौन सा है। तो पहला अभिलेख दोस्तों वो जूनागढ़ अभिलेख ही है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जीवन से संबंधित ये कुछ चिन्ह है और उसका क्या अर्थ है, मिलान करना है। तो दोस्तों जन्म होता है तो कमल खिल उठता है, तो उनका जन्म कमल से संबंधित है। और जब प्रथम प्रवचन देते हैं तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था उन्होंने दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पर दिया था, बनारस के ऋषिपत्तनम में दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां दिया था, कौशल श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है दोस्तों, ये दिया है। महाबोधि, बोधि वृक्ष से संबंधित, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बोधि वृक्ष इससे संबंधित है, ठीक है। और गृह त्याग, तो इसको ऐसे ध्यान कर सकते हैं, घोड़े पे बैठकर घर छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देते हैं। जन्म है चौथा, तो पहले का चौथा हो जाएगा, मतलब बी और डी में कोई ऑप्शन सही होगा। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, बी का 2 होगा, तो बी का 2 मतलब इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, पतिक का तक्षशिला अभिलेख,
प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्ता एरण अभिलेख। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा, इसमें ये सारे सुमेलित हैं। पतिक, तक्षशिला, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, ये वाला सुमेलित नहीं है क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। उदयगिरी गुहा अभिलेख, ठीक है दोस्तों। जो प्रभावती गुप्ता है ये गलत है, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करना है। गुप्त कालीन जो निर्मित मंदिर थे वो किन किन स्थानों पर है उससे मिलान करना। ईंट निर्मित मंदिर, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं लक्ष्मण मंदिर। ये लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में है, कानपुर देहात में भीतर गांव। तो ए का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी मिला लेते हैं। दशावतार मंदिर, हम लोग देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और भूमरा का शिव मंदिर हम लोग देखते हैं, ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। और विष्णु का एरण मंदिर दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों भीतर गांव का मंदिर, ईंट से निर्मित मंदिर है। देखिए ईंट बने हुए हैं दोस्तों, ये सब ईंटों से ही निर्मित मंदिर है ये, ठीक है दोस्तों। ये है भीतर गांव मंदिर दोस्तों, इसी को लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये आ जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहां पर विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है दोस्तों, ठीक। ये हो गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद आ जाता है, यही है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है और ये मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है दोस्तों। भूमरा का शिव मंदिर दोस्तों, ये देखिए शिवलिंग बना हुआ है और उसमें शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, तो ये है भूमरा का शिव मंदिर दोस्तों। उसके बाद आ जाता है विष्णु मंदिर, ठीक है, एरण का विष्णु मंदिर दोस्तों, ये आ जाता है, ठीक है दोस्तों। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर में आया दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है देवराय द्वितीय, इसका आंसर होगा। इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बहुत अच्छी चीजें पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है दोस्तों। जैसे हम लोग देखते हैं देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आता है? तो निकोलो कोंटी इटली से, ध्यान दीजिएगा, निकोलो कोंटी इटली से आता है। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में दोस्तों, ठीक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और फिर अच्युत राय के शासनकाल में नूनी जाता है दोस्तों, ये पुर्तगाली नाविक होता है। उसके बाद ये सारे तीनों पुर्तगाली नाविक होते हैं जो आते हैं। नूनिज पुर्तगाली नाविक होता है अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कृष्णदेव राय केडी राय के शासनकाल में भारत आता है दोस्तों, ठीक। ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर, मतलब कौन किस क्रम में आया। तो दोस्तों चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। हम लोग दोस्तों देखते हैं महमूद गजनवी इसमें सबसे पहले आया। महमूद गजनवी हम लोग देखते हैं 999 ईस्वी से करीब 1027 ईस्वी तक भारत में निरंतर आक्रमण करता रहता है, और 1025 में उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कहां पर होता है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़े हैं, मोहम्मद गोरी को 1175 से उसका आक्रमण शुरू होता है और 1205 तक जाता है दोस्तों। और 1175 में के ही इर्द गिर्द हम लोग देखें तो उसको गुजरात के सर्वप्रथम शासक किसने? भीमदुत्ती ने हराया था। भीमदुत्ती की संरक्षिका कौन थी? माँ, उनकी माँ नायिका देवी थी दोस्तों। ये लोग ये चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा हो गया, फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों चंगेज खान आता है। चंगेज खान दोस्तों हम लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। जो इल्तुतमिश का शासनकाल होता है 1210 से लेकर 1236 तक, उसके बीच में चंगेज खान मांग बर्नी का पीछा करता हुआ भारत में आता है। मांग बर्नी, जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान होता है, वो मांग बर्नी का पीछा करता हुआ भारत पर आता है और इल्तुतमिश ने मांग बर्नी को शरण देने से मना कर दिया था दोस्तों। तो ये चंगेज खान आ जाता है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन, फिर तैमूर लंग आ जाता है 1398 ईस्वी में दोस्तों, भारत पर आक्रमण करता है। तो ये इसका चौथा फिर उसके बाद आ जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था दोस्तों? जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था वो था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो। तो दोस्तों जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो अमीर खुसरो की भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने बोला था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहो देश। तो दोस्तों ये था इनके संबंधित। और शेख फरीद के शिष्य कौन थे? शेख फरीद को बाबा फरीद भी कहा जाता है, बाबा फरीदुद्दीन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं का जो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी भी कुछ पंक्तियां हैं उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में दोस्तों। शेख फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे?
अमीर खुसरो, और शेख फरीदुद्दीन निजामुद्दीन बख्तियार काकी के इर्द गिर्द आए हुए थे। शेख फरीद और निजामुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इनका क्रम मिलाइए, ठीक। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दोराह का युद्ध दोस्तों हम लोग ये पूरा पढ़ चुके हैं। दोराह का युद्ध 1532-31 में हुआ था, 31-32 में हुआ था। फिर कन्नौज का युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकारियों के बीच हुआ था, औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो सामूगढ़ का युद्ध सबसे पहले दोस्तों, दोराह का युद्ध पहला हो गया, फिर आ जाएगा चौथा आ जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसी संबंध में हम एक चीज देख लेते हैं दोस्तों कि शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो क्या था। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, मतलब कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। दोराह का युद्ध 1532 में हुआ था। उसके पहले पढ़ चुके हैं सरहिंद का युद्ध, जिसके माध्यम से हुमायूं की हिंद में वापसी हुई थी, 1555 में हुआ था। और हुमायूं हिंद से भाग गए थे कब? बिलग्राम के युद्ध में, मतलब बिल में घुस गए थे। ये ऐसे करके याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। इसको कौन सा युद्ध था? ये बहादुरपुर का युद्ध देखिए, 1658 में दारा शिकोह और शाह सुजा के बीच में हुआ था। किसके बीच में? दारा शिकोह और शाह सुजा के बीच में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। उसका धर्मट का युद्ध आ जाता है। धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ दोस्तों, ठीक, ये ध्यान देना है। फिर सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, और फिर देवराय का युद्ध भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। तो इन तीनों युद्धों में जाकर के लास्ट में सामूगढ़ के युद्ध में और देवराय के युद्ध में दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब गद्दी पर आसीन हो जाता है दोस्तों। तो ये चारों युद्ध हमको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना। और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हम लोग पढ़ ही लिए हैं पहले। देवरा का युद्ध 1531-32 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं बिल में घुस गए थे, लेकिन मतलब हिंदुस्तान से बाहर चले गए थे। फिर सरहिंद के युद्ध में उनकी हिंद में वापसी होती है 1555 में। हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया और भारत ने पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित किया दोस्तों। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। इसको ये भी कहा जाता है कि इसने भारत में शक्तियों के पृथक्करण का जन्मदाता भी है, ये है कि नहीं। न्यायिक और राजस्व के क्षेत्र को इसने अलग अलग किया दोस्तों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। तो हसन निजामी, ख्यानदमीर, मोहम्मद काजिन और मिनहाजुस सिराज। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासरी लिखी थी। चौथे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और हसन निजामी ने लिखा था ताजुल मासिर, ताजुल ए मासिर, ये हो गया। और ख्यानदमीर ने लिखा था हुमायूं नामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखा था, है कि नहीं। हुमायूं की बहन हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम, लेकिन उसके साथ साथ ख्यानदमीर का भी नाम आता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और मोहम्मद काजिन ने लिखा था आलमगीर नामा। आलमगीर नामा औरंगजेब की कहानियां हैं इसमें, औरंगजेब की कथा, औरंगजेब की बायोग्राफी इसमें देख सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र और संस्थापक अल हिलाल, अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट हैं और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है यंग इंडिया और न्यू इंडिया में। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया महात्मा गांधी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और तहजीब उल अखलाक ये गलत सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसका ऑप्शन सही हो जाए। तो तहजीब उल अखलाक के कौन है? सर सैयद अहमद खान है दोस्तों, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है दोस्तों। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1837 में यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। 1837 में पढ़ा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये सब भी जो बताते हैं वो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिलान करना है कौन सा विद्रोह आंदोलन किस वर्ष हुआ दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन आपको ध्यान देना है, आजादी के समय में हुआ था।
तो तेभागा आंदोलन दोस्तों 1946-47 हुआ था। मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था केरल में, मालाबार तट पर हुआ था दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था, तो इसका ऑप्शन 21 सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। पाबना किसान विद्रोह हमको याद है कि 1875 में हुआ था, तो 1873 से 76 के बीच में ही हुआ होगा दोस्तों, ये याद हो जाएगा। और बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1859-60 में हुआ था दोस्तों, ये याद रखना। अगर आपको पूरा पूरा सन नहीं याद है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको घटनाएं याद हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी, मतलब किस आंदोलन के दौरान हुई थी या कब कब हुई थी, तो आप उसका समय आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। इतिहास का मतलब यही होता है, इतिहास का मतलब ये नहीं होता एक एक सन रटे हों, एक एक चीजें याद ही हों, ठीक है। और जब आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे ना, तो आपको सन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको सारे सन ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे। तो दोस्तों तेभागा आंदोलन आजादी के दौरान 1946-47 पहले का चौथा सही हो जाएगा, तो इन दोनों में कोई ऑप्शन सही होगा। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से याद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया दोस्तों? काकोरी षड्यंत्र के केस 1925 में हुआ था। एक डाउन ट्रेन थी, सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, उसको लूट लिया था, काकोरी कांड भी उसको कहा जाता है दोस्तों, है कि नहीं? तो उसमें किसको किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? भगत सिंह को तो चढ़ाया नहीं गया था, भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था। सैंडर्स हत्याकांड के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद ने एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। राम प्रसाद बिस्मिल को ही दोस्तों फांसी पर चढ़ाया गया था दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर कहां चढ़ाया गया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी पर चढ़ाया गया था दोस्तों। और इन्हीं के साथ 4 लोग थे, कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान थे, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में चढ़ाया गया था फांसी पर, रोशन लाल को इलाहाबाद प्रयागराज में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दोस्तों फांसी पर लटकाया गया था। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद और ये काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित कौन सी संस्था थी दोस्तों? HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1928 में किसने की थी दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद ने की थी दोस्तों, ये ध्यान देना है। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मतलब किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में प्रवेश से उसकी आलोचना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद अली ने नहीं की थी। मोहम्मद अली, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद ये समर्थक थे इनके कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। और MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था दोस्तों। तो हमें MA जिन्ना, और दोस्तों ये ध्यान रहे कि मोहम्मद अली और मोहम्मद जिन्ना 2 नाम हैं, 2 व्यक्तित्व हैं ये, ठीक है। हम जिनको अली बंधु कहते हैं वो ये है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसका दोस्तों देखना, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों तेज बहादुर सप्रू ने, जो 4 या 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो तेज बहादुर सप्रू ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंट बेटन योजना, आप लोगों को पता ही, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में भी पढ़े हैं, संविधान सभा की भी क्लास में पढ़े, बहुत विस्तार से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, सब समझ में। अगर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाके देखिएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। है भारत में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त कहां से किया है? तो राज्यों का संघ मतलब संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहां से आई है? कनाडा से। कनाडा मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से दोस्तों, ठीक। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब जब अंग्रेजों का कब्जा कनाडा पर था, तो कनाडा कहां आता था? अमेरिका के नॉर्थ में आता था, तो इसीलिए उसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से उसको संचालित किया जाता था दोस्तों, ये चीज ध्यान देनी है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण जैसी चीजें ली गई हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, कौन सा विषय और उससे संबंधित सूची सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों विषयों की सूचियां किस अनुसूचियां में है? 7वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। अब वन समवर्ती सूची हम लोग पढ़े हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले वन राज्य सूची में था, वन को इसके साथ साथ शिक्षा, फिर जो है वन्य जीव, पर्यावरण, है कि नहीं, फिर माप तौल, न्यास परिषद, ये सारी चीजें 5 चीजें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया दोस्तों, ये ध्यान देना है। उसके बाद शेयर बाजार हम लोग लिखा हुआ है हम लोगों के, जब हम लोग सूचियां पढ़ रहे थे
तो शेयर बाजार दोस्तों केंद्रीय सूची का विषय है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डाकघर संघीय सूची और जन स्वास्थ्य तो स्थानीय सूची का विषय है ही, तो राज्य सूची का हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। अब उसके बाद अगला देख लेते हैं, विषय और संविधान के भाग किस किस भाग में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 मतलब मूल अधिकार होगा, ठीक, ये हो गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 है, 40 का मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गया। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर, अभी बताए 86वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य आ जाएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहां से लिया गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले का दोस्तों तीसरा हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता के संबंध पर निर्णय कौन लेता है, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करके देते हैं दोस्तों। और यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, फिर जाकर वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाएं दोस्तों शुरू होती हैं। अब अगला देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. षणमुगम शेट्टी थे दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है दोस्तों स्थगन द्वारा, सत्रावसान, विघटन द्वारा, तीनों सही है दोस्तों, सभी के द्वारा, ठीक है। तो स्थगन के द्वारा, स्थगन कौन करता है, 2 प्रकार के स्थगन होते हैं, एक नॉर्मल स्थगन और एक सिनेडा स्थगन। नॉर्मल स्थगन होता है, उसमें बता दिया जाता है इतने समय के लिए, इतने दिन के लिए लोकसभा की बैठक को स्थगित किया जाता है, समाप्त किया जाता है। सत्रावसान, सत्र का सत्रावसान और आवाहन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है दोस्तों। विघटन राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, विघटन। और स्थगन में एक सिनेडाई स्थगन था। सिनेडाई स्थगन मतलब जब एक निश्चित समयावधि को निर्धारित किए बिना जब संसद के सत्र का अवसान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सिनेडाई स्थगन कहलाता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी उनकी बेंच होनी चाहिए, तो कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अक्षांश दोस्तों कौन सा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन सा है, उत्तरी कर्क रेखा है। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटते, ये है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी और त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये देखिए अरुणाचल प्रदेश तो 2 तरफ से घिरा हुआ है, इधर चीन है, इधर म्यांमार है, ये सब तो दोस्तों म्यांमार की है। और ये त्रिपुरा देखिए 3 तरफ से, इधर बांग्लादेश है, नीचे भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा क्या है, 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से दोस्तों घिरा हुआ है। अब अगला देख लेते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है, ये देखना है। मतलब पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग पिछले भी सेशंस में देख चुके हैं दोस्तों। तो ये देखिए सबसे पहले शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय दोस्तों मतलब पार हिमालय, मतलब हिमालय के पार। अगर हिमालय के पार है तो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हिमालय का हिस्सा कहां से शुरू होता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। और इसके संदर्भ में एक चीज और बताए थे कि जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, इंडियन सांगपो सचर जोन दोस्तों, इसी को सचर जोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, पूछा जाता है। उसके बाद बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है दोस्तों, यह जाता है। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन सीमांत दर्रा है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है दोस्तों। अब दोस्तों ये चीज तो हम पहले क्लास में बता चुके हैं, अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। क्या, शिवालिक हिमालय के नीचे क्या है दोस्तों, गंगा का तराई मैदान है, मतलब ये सब तराई मैदान है।
तो इसके बीच की जो सीमा रेखा है, ये जो इसको विभाजित कर रही है, तो वो क्या है दोस्तों, वो HFF है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना। तो दोस्तों हर क्लास में हम आपको एक एक चीज, नई चीज बताते रहेंगे दोस्तों। इसी तरीके से रिवीजन भी होता है, इसी तरीके से एक्स्ट्रा जानकारी भी होती है। ठीक, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे दी गई नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण बताना है तो श्योक, स्पीति, जास्कर, इन दोनों में देखना है। तो स्पीति और जास्कर दोस्तों, ये दोनों नदियां श्योक नदी से दक्षिण में है। तो उत्तर सबसे पूछा है, तो दोस्तों इन्हीं दोनों में कोई ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब देखिए, अच्छा, और जो जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो 5 नदियां हम लोग देखते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियां देखते हैं 5, 6, 7 नदियां, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा क्रम है, सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ये तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज जानकारी ये मिलती है आपको कि इन नदियों में श्योक नदी, सतलज, जास्कर, स्पीति में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण में? तो सबसे पहले दोस्तों श्योक हो जाएगी। सतलज नदी अभी बताए दोस्तों सबसे नीचे है कि नहीं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो दोस्तों सतलज तो सबसे नीचे आएगा, स्पीति नहीं आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों बी सही हो जाएगा। और श्योक नदी, फिर जास्कर नदी है, फिर स्पीति है, फिर सतलज नदी है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों गिलगिट नदी है दोस्तों, ये श्योक नदी रही। ठीक है, श्योक नदी के बाद ये देखिए जास्कर नदी रही। ठीक दोस्तों, जास्कर नदी हुई। अब यहीं पर देखिए ये सतलज नदी है और यहीं पर लाहौल स्पीति है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए ये सिंधु नदी है, हम लोग ध्यान रखते हैं सिंधु। फिर आ जाती है दोस्तों ये झेलम है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये व्यास है, और ये दोस्तों सतलज रही दोस्तों। तो ये क्रम याद रखना हमको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज दोस्तों। ठीक है, ये क्रम याद रखना। और इधर हम लोगों को क्या याद रखना, श्योक नदी है, फिर इधर जास्कर नदी है, फिर इधर लाहौल स्पीति है, फिर इधर सतलज नदी है। मतलब सतलज नदी सबसे आखिरी में ही है दोस्तों। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मीठी विरदी है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ये जो मीठी विरदी है, ये यूएसए के सहयोग से गुजरात में स्थापित की गई थी। ठीक, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां नंबर है, एल्यूमिनियम संयंत्र है राज्य। अब जैसे एल्यूमिनियम संयंत्र आया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बालको, हिंडाल्को, नालको, है कि नहीं? बालको बताए थे, बालको कोरबा छत्तीसगढ़, है कि नहीं? को कोरबा छत्तीसगढ़, राइमिंग हो गया, मिल गया, है कि नहीं? तो वो अपने आप कह रहा हमको याद करो, है कि नहीं? तो बालको, कोरबा छत्तीसगढ़ में, बालको में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको बस इतना ही पता होगा तो भी आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन फिर बेलगाम हम लोग देखते हैं, बेलग्राम कर्नाटक में है दोस्तों, है कि नहीं? बेलग्राम हम लोग पढ़े थे 1924 में, जब गांधी जी जो है कांग्रेस सत्र की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो बेलग्राम ही था वो। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़े। तो हर चीज आपका हर सब्जेक्ट से रिलेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं होलिस्टिक वे में पढ़ाई करना चाहिए। ठीक, तो बेलगाम कर्नाटक हो जाए तो मतलब सी का चौथा हो जाएगा, मतलब इन दोनों में कोई सही है। और कोरबा छत्तीसगढ़, तो चौथे का एक हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 1-2 ऑप्शन भी आपको पता होगा तो कर ले जाएंगे। और देखिए नहीं भी पता हो तो भी देखिए, अलुपुरम। देखिए अलुपुरम थोड़ा सा संस्कृत टाइप का नाम है। जब भी संस्कृत टाइप के नाम आएंगे तो आप दक्षिण भारत तुरंत चले जाइएगा ज्यादातर। अलुपुरम कहां हो जाएगा? केरल में आ जाएगा दोस्तों। और अंगुल उड़ीसा में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से अलपुरम का केरल पहले का दूसरा, अंगुल का उड़ीसा हो जाएगा, और बेलगाम का कर्नाटक, कोरबा का छत्तीसगढ़ दोस्तों। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब अगला जाता है, सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र कौन सा है? तो सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र दोस्तों शिव समुद्रम है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, वनों के प्रकार और प्रदेश मिलाना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, मतलब दोनों पर्णपाती हैं, तो सदाबहार से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होंगे, है कि नहीं? ये सदाबहार वन है, ये अल्पाइन वन है। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा जहां वर्षा होगी वहां सदाबहार वन आएंगे, और उससे कम जहां वर्षा होगी पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन में भी जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां आर्द्र पर्णपाती वन, और जहां कम वर्षा होगी वहां शुष्क पर्णपाती वन। और अल्पाइन वन दोस्तों ऊंचाई वाले क्षेत्र पर होते हैं। अच्छा देखिए, अब अल्पाइन वन ऊंचाई वाले क्षेत्र पर होते हैं, तो यहां पर ऊंचाई वाला क्षेत्र मध्य गंगा मैदान तो है नहीं, तराई भी नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश हो सकता है या सह्याद्री हो सकता है। मतलब सी में 1 या 2 कोई हो सकता है, सी में कोई 1 या 2 ऑप्शन हो सकता है कि नहीं? तो दोस्तों डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, अब देखना है
अब देखना, हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। अब सदाबहार वन देखना है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों सह्याद्री में भी, मतलब मध्य गंगा मैदान में कम वर्षा होती है, तराई मैदान में भी कम वर्षा, और सह्याद्री और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखना है। ठीक, तो चौथे में या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों इस हिसाब से यदि चौथे का या तो पहला या दूसरा हो सकता है, तो देखिए चौथे का दूसरा ही तो है ये मिला, डी को तो हमने काट ही दिया था पहले, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और इतना भी ना समझ में आए तो सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है ना, सह्याद्री पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों, इसलिए कहते हैं, और पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा होती है तो सदाबहार वन ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा अल्पाइन वन चूंकि ऊंचाई पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए पहाड़ियां हैं तो ऊंचाई पर हो जाएगा, तो सी का एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अब हमको देखना मध्य गंगा का मैदान और तराई मैदान में वर्षा कहां ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वर्षा तराई में ही ज्यादा होगी, तराई क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। लेकिन ए का चौथा हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों। और फिर बचा क्या, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का मध्य गंगा मैदान दोस्तों हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस तरीके से जब आप ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे। आपको हम लोग ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं ना, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, सदाबहार वन, अल्पाइन वन, ये वन वो वन, तो ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए गुलाबी क्रांति है और कुछ नहीं है। ठीक, तो गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज से संबंधित होता है, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित होता है, मांस से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अभी हम लोग महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग पहले पढ़े थे जौ वगैरह होता है। तिलहन दोस्तों सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तिलहन दलहन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। भारत के किस जलप्रपात का लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। अब चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों कहां है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये मत ध्यान दीजिएगा कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, तो चित्रकूट जलप्रपात भी उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक, ये नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है, उसी पर यह चित्रकूट जलप्रपात बना है दोस्तों। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात के भी बारे में समझते हैं हम लोग। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों अमेरिका में है। अमेरिका में जो हम लोग 5 झीलें पढ़ते हैं ना, ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरॉन है, ये इरी है, ये ओंटेरियो है। ठीक है, तो इरी और ओंटेरियो के बीच में यहां पर है नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों। अब अगला दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इटना इटली में है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, इटना सिसिली द्वीप पर, कोटोपैक्सी ये भी नहीं है, इक्वाडोर में है, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है, क्राकातोआ इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली है, ये आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये जो इटना है, ये जो स्ट्रोम्बोली देखिए, ये जो स्ट्रोम्बोली है कहां पर है, ये भूमध्य सागर है दोस्तों। ठीक, और ये एटना देखिए, एटना यहां पर है। एटना ये क्या है, ये सिसिली द्वीप है दोस्तों, ये पूरा इटली देश है। ठीक है, ये पूरा दोस्तों इटली द्वीप है। ठीक, इटली का ही ये एटना जो जगह है, ये इटली का हिस्सा। तो एटना इटली में, और इटली में कहा, सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना। और स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, यूरोप में है ये सब। राइन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट, पेरिनीस पर्वत है, एपिनाइन्स पर्वत, पेनाइन्स पर्वत, ये सारे पर्वत कहां है दोस्तों, यूरोप में है दोस्तों। इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो था, कोटोपैक्सी दोस्तों कहां है, इक्वाडोर में है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसको देख लेते हैं। जो राइन नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे अवस्थित है। तो ये जो यहीं पर है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए पिरेनीस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूछ लेता है। ये स्पेन है और ये फ्रांस है, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है पिरेनीस पर्वत। ये एपिनाइन्स पर्वत है दोस्तों, ये देखिए एपिनाइन्स पर्वत इटली पर है, इटली में स्थित है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ये आल्पस पर्वत है दोस्तों, है कि नहीं। आल्पस पर्वत फ्रांस से संबंधित है, यहाँ स्विट्जरलैंड से संबंधित है, यहाँ जर्मनी से भी संबंधित है। यहीं पर एक छोटा सा देश हम लोग पहले पढ़े थे, लिechtenstein पढ़े थे दोस्तों, है कि नहीं। तो लिechtenstein से भी संबंधित है दोस्तों। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्ते लुट कहां है दोस्तों। दस्ते लुट क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है।
तो ईरान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों ईरान का नक्शा था। ये ईरान का मैप है दोस्तों। यहां पर ये देखिए, ये दस्ते काबिर और ये दस्ते लुट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आप लोगों को। ये दोनों क्या है? ये दोनों रेगिस्तान है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एल्बुर्ज पर्वत है, यहां भी ध्यान देना है। एल्बुर्ज पर्वत है और ये जाग्रोस पर्वत है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईरान से संबंधित 4 चीजें याद रखना है, दस्ते लुट, दस्ते काबिर, एल्बुर्ज पर्वत और जाग्रोस पर्वत दोस्तों। ठीक, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, घाना, अक्रा राजधानी बताना है। घाना की अक्रा है राजधानी, केन्या की नैरोबी है राजधानी, नामीबिया की विंडहॉक है राजधानी, नाइजीरिया की रबात नहीं है दोस्तों, नाइजीरिया की अबूजा है राजधानी। ये देखिए दोस्तों, नाइजीरिया ये रहा, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है दोस्तों। ठीक, अब देख लेते हैं घाना। घाना दोस्तों ये रहा, घाना की राजधानी क्या है? अक्रा दोस्तों। ठीक, यहां पर हमको ये ध्यान देना, घाना की राजधानी क्या है? अक्रा दोस्तों। ठीक, उसके बाद क्या दोस्तों? ये केन्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी। ये रहा, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों नामीबिया की विंडहॉक हो गई, केन्या की नैरोबी हो गई, घाना की अक्रा, नाइजीरिया की अबूजा दोस्तों। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग देखना, कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती दोस्तों? तो ये ध्यान देना है, कौन सी नहीं देती दोस्तों? तो ये कनारी नहीं देती। कनारी क्या है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। कनारी मोरक्को के पास चलती है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। कनारी की जलधारा, ये देखिए, कनारी की जलधारा मोरक्को के पास चलती है, लेकिन वृत्त तो ये भी बनाती है, लेकिन उत्तर अटलांटिक में वृत्त बनाती है। और क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों? क्वेश्चन पूछा था दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक, ये ध्यान देना है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये देखिए ब्राजील की धारा ये जाती है, वृत्त बनाती है। ये देखिए पश्चिमी विंड्रिफ्ट है, वेस्ट विंड्रिफ्ट, तो दोस्तों ये भी ऐसे जाती है, वृत्त बनाती है। ये बेंगुला की धारा देखिए, ब्राजील की धारा ऐसे आती है, ये ईस्ट विंड्रिफ्ट ऐसे आती है, फिर यहां से ये मुड़ के बेंगुला की जलधारा बन जाती है दोस्तों। ठीक, बेंगुला की जलधारा हो गई, ब्राजील की जलधारा हो गई, ये सारी चीजें एक वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन कनारी की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में वृत्त का निर्माण नहीं करती दोस्तों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की परिक्रमणीय व ध्रुवीय गति सदा झुकी होती है दोस्तों। तो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी की जो परिक्रमणीय गति है या ध्रुवीय गति है दोस्तों, ये झुकी होती है। तो दोस्तों इस संबंध में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हम लोगों को। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। अब दोस्तों ये देखना है हमको कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिक्रमण गति है और एक परिभ्रमण गति है। परिभ्रमण गति जो होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है, और जो अपने धुरी पर घूमेगी ना दोस्तों, उसको उसकी अक्षीय गति कहते हैं, अक्ष पर घूम रही है। और जो अपने परिक्रमा कर रही है, उस परिक्रमा करती है तो उसको कक्ष कहते हैं। ठीक है, जो अपनी धुरी पर घूमेगी अक्ष कहते हैं, और जो अपनी पूरी परिधि पर घूमेगी परिक्रमा करते उसको कक्षीय गति कहते हैं, अपनी कक्षा में गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो 2 गतियां हैं इस संदर्भ में। तो जो दोस्तों अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये रही दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, ये पृथ्वी है, ये सीधी ऐसे रेखा नहीं है, ये जो थोड़ी सी टिल्ट है ना, टिल्ट झुकी हुई है, ये है, ये इसकी एकदम बीचों बीच रेखा है, और ये है इसकी भूमध्य रेखा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा, ये जो झुकी हुई है, इसी को कहते हैं, एक सीधी रेखा यदि हम खींच दें ऐसे, और जितने अंश पर झुकी हुई है पृथ्वी, ये है 23.5 डिग्री, ये अक्षीय गति है। ठीक है, अक्षीय कोण है ये। और ये जो बचता है दोस्तों, ये आ जाता है दोस्तों 67 डिग्री दोस्तों, है कि नहीं? तो ये हो जाता है क्या? 67 डिग्री दोस्तों। तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर, जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री, और जो कक्षीय परिक्रमा करती है वो 67 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो इसमें ध्रुवीय धुरी पूछा है, तो 23.5 डिग्री इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की जो दूसरी सबसे गहरी और लंबी सबसे झील है वो है टंगानिका झील दोस्तों। ये दोस्तों जो उसका एक विकल्प था बैकाल झील, ये है बैकाल झील दोस्तों। ये बैकाल झील कहां पर है दोस्तों? रशिया में है, रूस में है दोस्तों। ठीक है, बैकाल झील देखो, टंगानिका झील देखिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों, यहां पर स्थित है टंगानिका झील। ये सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील, और सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दूसरी सबसे गहरी झील तो ये है तंजानिया के पास टंगानिका झील दोस्तों। ठीक है, तो ये तंजानिया देश है, तंजानिया के बगल में ही है टंगानिका झील। और दोस्तों अभी सुपीरियर झील के बारे में बताए थे, सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें जो हैं कहां पर हैं?
अमेरिका में बेतार संचार पृथ्वी की सतह से निम्नांकित द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। तो वो दोस्तों आप लोगों को पता होगा आयन मंडल है दोस्तों, ठीक। अब देखिए विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्त? थाईलैंड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होती है? ऑक्सीजन सीमेंट में, मिट्टी में, कांच में, केरोसिन में उपस्थित होती है। तो कांच, मिट्टी और सीमेंट में उपस्थित होती है। केरोसिन में दोस्तों, केरोसिन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है दोस्तों, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इकाई है इसका, ये इकाई, ये मात्रक किन चीजों के मात्रक हैं वो बताना है। तो वाट किसका मात्रक है दोस्तों? जब शक्ति होगी तभी आप वाट किसी की लगा पाएंगे। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक। और नाट किसका मात्रक होता है? नाट होता है समुद्री जहाज की गति का। और नॉटिकल मील नौसंचालन के दौरान मापते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी कैलोरी उष्मा का मात्रक है, तो आपको पता ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ईथरनेट किसका उदाहरण है दोस्तों? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नहीं है, ये वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण नहीं है, ये ना ही वायरलेस फिडेलिटी का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण, ठीक। निम्न में से युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण का युग्म है दोस्तों? तो इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि दोस्तों ऋण आवेशित होता है और पॉजिट्रॉन धन आवेशित होता है। दोस्तों इस ब्रह्मांड में जितने भी कण है ना, सबका एक एंटी कण होता है, सब एक एंटी मैटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर कौन सा है? पॉजिट्रॉन है दोस्तों, ठीक। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। हम लोग दोस्तों पढ़ते होंगे कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है दोस्तों, ठीक। और हम लोग एक चीज ये भी पढ़ते होंगे कोशिकांगों में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ मतलब एक जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है। अच्छा, इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो राइबोसोम्स होते हैं दोस्तों उस पर चिपके हुए होते हैं। तो दोस्तों जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम चिपके होते हैं ना, तो चिपका होगा तो जाहिर सी बात खुरदुरा हो जाएगा, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पर चिपके नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं दोस्तों, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण कौन करती है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है? राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं चिपके होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। ये ध्यान देना है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण को दोस्तों क्या कहते हैं? पुलिसमैन कहते हैं, है कि नहीं? कोशिकाओं का पुलिसमैन। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विद्युत ग्रह कहते हैं। लाइसोसोम को दोस्तों, लाइसोसोम क्या होता है? आत्महत्या की थैली होती है, जो हमारे शरीर में जो मतलब मृत या क्षय या गलत कोशिकाएं होती हैं या जो नुकसानदेह कोशिकाएं होती हैं उनको ये मार देती है दोस्तों। उसके बाद ये खुद भी मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। तो लाइसोसोम क्या हो जाता है दोस्तों? आत्महत्या की थैली कहते हैं। श्वसन में दोस्तों ऊर्जा कहां उत्पादित होती है? तो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में दोस्तों, ठीक। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेलन सही है? निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद आंखों में होता है, गलत हो जाएगा। पीलिया दोस्तों यकृत, पीलिया यकृत में होता है, और मधुमेह ये भी गलत हो जाएगा। तो निमोनिया फेफड़ा इसका दोस्तों सही है। देखिए पीलिया का यकृत हो जाएगा, अगर आपको ये पता होगा पीलिया यकृत में होता है तो ये भी काट देंगे आप, मधुमेह भी, ठीक है दोस्तों। मोतियाबिंद आंखों में ही होता है। पीलिया कहां होता है दोस्तों? यकृत में पीलिया होता है, ठीक। और मधुमेह कहां होता है? मधुमेह अग्नाशय में होता है कि नहीं? हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय में जो बीटा सेल्स होती है कि नहीं? अल्फा बीटा गामा 3 सेल्स होती है ना, तो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लैंगरहैंस की दीपिका, है कि नहीं? लैंगरहैंस की दीपिका भी इस संदर्भ में आता है। अब दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का उत्पाद है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आ जाता है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 1930 में। पूरे नोबेल प्राइज वाला जब हम सेशन लिए थे, वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो है, जरूर उसको देखिएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार का वीडियो, उससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, वर्तमान में जो भी चीजें हैं, भारतीयों को कितनों को मिला है, कब कब मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। उसको जरूर देखिएगा, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1930 में सर सीवी रमन को
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है रमन इफेक्ट की खोज के कारण। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक का बहुलक है? तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 है, C6H12O6, C6 यहां पर 6 कर लेंगे, C6 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सा है? डॉप्सन है, ठीक है। नॉट अभी हम लोग पढ़े थे, तो नॉट किसका था? नॉट दोस्तों समुद्री जहाज की गति का था, ठीक है। डॉप्सन किसका है? डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है, ये तो पता ही होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, जहां प्रोटॉन की संख्या समान आई वहां तुरंत समस्थानिक लगा देंगे, ठीक। और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान, समदाब रेखाएं अलग होती हैं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है दोस्तों? जल चक्र में होती है, ठीक, ये ध्यान देना है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ। 1992 में +5 जोड़ देंगे तो 1997 हो जाएगा। 1997 में ही क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित आया था। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2005 में इसको लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों, ठीक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक या विधिक निकाय है दोस्तों। हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन में पढ़ चुके हैं कौन सी निकाय सांविधिक विधिक होते हैं, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक होती हैं, मानवाधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अंतर भी पढ़े हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का पहला सेशन ही सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में ही बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इस संदर्भ में आपको पढ़ना चाहिए और उसमें सब चीजों के बारे में अंतर भी बताया गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र टांसले, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन है? तंत्र के टांसले हैं, तंत्र के टांसले हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे विशालतम और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों समुद्र होता है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। युग्मों में कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी अभी बताए, तो ये गलत हो जाएगा, समुद्र होता है सर्वाधिक स्थायी। अजैविक अवयव जीवाणु जैविक अवयव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, जलवाष्प से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही सुमेलित है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक दोस्तों। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से विभिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटनाओं, तो ए ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये तो पता ही होगा, पढ़ चुके हैं पहले भी। सिमलीपाल कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है, गलत हो गया। नोकरेक मेघालय में है, सही है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, गलत हो गया। अगस्त मलाई केरल में है, ये भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन नोकरेक मेघालय में है। ये कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है, यूरेनियम नहीं है दोस्तों, ठीक, ये हो गया। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? ठीक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है दोस्तों, ठीक है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ठीक। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। कौन सा वायु प्रदूषक किस अंग को प्रभावित करता है? हमको ये देखना है। तो एस्बेस्टस धूल, हम लोग देखते हैं धूल धक्कड़ जहां हम लोगों के शरीर में ज्यादा इकट्ठा होती है, देखिए आप देखिए पुलिसमैन को देखिए, वहां पर ट्रैफिक में इकट्ठा होते हैं तो धूल उल जाती है, तो उनके फेफड़े दुष्प्रभावित होते हैं, तो पहले का बी हो जाएगा, ठीक, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब इन दोनों में कोई सही है। सीसा देखिए दोस्तों, सीसा जिसके भी पैर में या कहीं भी चुभ जाता है तो उसकी तंत्र प्रभावित होती है, मतलब उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों, तो शीशे का एक हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पारा देखिए, पारा पेट को प्रभावित करता है, उदर भाग को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग पढ़े हैं, रक्त धाराओं को दुष्प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तेजी से रक्त में घुल जाती है, और जब घुल जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को, और 22 मार्च को
जल दिवस मनाया जाता है। ठीक ठीक है दोस्तों। और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान देना है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, इसी के संदर्भ में 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थान कौन से कहां पर स्थित है। ठीक। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक। भारत का वन्य जीव संस्थान दोस्तों ये तो पता ही होगा, देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा पुणे में है। ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या मानी जाती है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों। अगर वर्ष में किसी को 183 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी मानी जाती है। और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी मानी जाती है किसी को यदि एक सप्ताह में 1 घंटे भी कार्य ना मिले तो उसको साप्ताहिक बेरोजगारी मानी जाती है। और दैनिक स्थिति बेरोजगारी जिसको 1 दिन में 1 घंटे भी कार्य ना मिले उसको दैनिक स्थिति बेरोजगारी मानी जाती है। ठीक। ये ध्यान देना है दोस्तों। रैंप दोस्तों जब हम लोग पीसीएस का मेंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, मेंस का आंसर लिख रहे थे, उसमें रैंप योजना बहुत फेमस थी। तो रैंप मतलब एम मतलब एमएसएमई, मतलब सूक्ष्म लघु और मझौले उपक्रम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। ये ध्यान देना है। देखिए दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक। राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, तो ये तो सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय, इस कुल व्यय में से राजस्व जितना प्राप्त होता है और ऋणों की वसूली उसको जोड़ते हैं और अन्य प्राप्तियां जो होती हैं उसको जोड़ते हैं और कुल व्यय में से घटा देते हैं तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। प्राथमिक घाटा जो होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान, जितना ब्याज दिया जाता है उसको घटा करके प्राथमिक घाटा निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक। प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि देखिए राजस्व घाटा है ना, तो राजस्व घाटा ये तो आएगा ही, राजकोषीय घाटा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक। राजस्व घाटा माइनस जो पूंजी परिसंपत्ति के लिए अनुदान दी जाती है राशि उसको घटा देते हैं तो आ जाता प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजी के निर्माण के लिए जो अनुदान राशि होती है उसको घटा देते हैं दोस्तों। ठीक है। ई रूपी के संबंध में बताना है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जिसे कोई लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर कोड से अपने फोन पर प्राप्त करता है दोस्तों, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, ई रूपी प्रीपेड वाउचर है, ये भी सही है, जिसे लाभार्थी द्वारा इसे स्वीकार करने वाले केंद्रों पर भुनाया जा सकता है, ये भी सही है। ई रूपी एक बारगी कैशलेस कॉन्टैक्टलेस वाउचर आधारित भुगतान का एक तरीका, ये भी सही है। ई रूपी के भुगतान 1 2 3 है, कहीं 1 2 3 4 है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ई रूपी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी नहीं है, ये भी सही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सब। ठीक। ई रूपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम तेल मिशन से संबंधित कथन है, उसमें कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। इस मिशन का कुल परिव्यय 11,040 करोड़ है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा इतना करोड़ और राज्यों का हिस्सा 2,196 करोड़ है। ठीक। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब देखिए यहीं से हमको अनुमान लगा लेना है कि दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का पूरक टाइप का, क्योंकि दोस्तों अभी बताते हैं, और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, ये ध्यान देना है दोस्तों। जो ये पाम तेल मिशन था ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अंडमान निकोबार क्षेत्र से संबंधित योजना लाई गई थी। ये पाम तेल को उत्पादन, उसकी वृद्धि, इससे संबंधित रोजगार को बढ़ाने के संदर्भ में लाई गई थी, और भारत की जो तेल निर्भरता है, जो विदेशों से हम तेल आयात करते हैं, खाद्य तेल आयात करते हैं, उस पर से निर्भरता को कम करने के लिए ये योजना लाई गई थी। और दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, 2 प्रकार की योजना होती है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना होती है दोस्तों। जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है इसमें केंद्र और राज्य, कोई योजना है यदि वो केंद्र प्रायोजित योजना है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसे लगाते हैं, उसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है। लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है ये केवल और केवल केंद्र इसमें पैसा लगाता है, केवल और केवल केंद्र के द्वारा, पूर्णतः इसका वित्त पोषण केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
भारत में गूगल टैक्स निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गूगल टैक्स दोस्तों इक्विलाइजेशन लेवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ईएल के नाम से जाना जाता है, ठीक। और दोस्तों आयात शुल्क क्या होता है? जब हम किन्हीं विदेशों से जब हम सामान को आयात करते हैं और उस पर जो शुल्क लगाया जाता है तो इसको आयात शुल्क कहते हैं। और दोस्तों एंटी डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग दोस्तों दो शब्दों से बना है, एक डंपिंग है और एक एंटी डंपिंग है। तो दोस्तों ये दो टर्म है। डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग शुल्क क्या होता है दोस्तों? पहले डंपिंग समझते हैं फिर एंटी डंपिंग। डंपिंग ड्यूटी जो होती है, मान लेते हैं चीन देश है, चीन भारत में कोई वस्तु भेज रहा है, कोई सामान भेज रहा है, निर्यात कर रहा है, जिसका दाम 10 रुपए है, लेकिन वही दाम चीन में 20 रुपए है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब चीन में वही दाम 20 रुपए है और भारत में 10 रुपया है। मतलब भारत के व्यापार को बाधित करने के लिए, भारत के व्यापार को, भारत के घरेलू बाजार को एकदम नष्ट करने के लिए, जब अपने घरेलू बाजार कीमत से कम बाजार कीमत पर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, वो डंपिंग ड्यूटी कहलाई जाती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब एंटी डंपिंग क्या होता है? अब इसी डंपिंग ड्यूटी पर जब भारत सरकार क्या होती है, ड्यूटी लगा देती है कि कम से कम ये सामान जो है 20 रुपए का हो जाए, मतलब चीन के घरेलू बाजार की कीमत के बराबर सामान हो जाए यहां पर, तो उसको कहते हैं एंटी डंपिंग। मतलब चीन ने डंपिंग करने का प्रयास किया और हमने उस पर एंटी डंपिंग लगा दिया, हमने उसको रोकने के लिए उस पर शुल्क लगा दिया, उसी को क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना एक बैड बैंक के रूप में की गई दोस्तों, सही स्टेटमेंट है। मतलब बैड बैंक क्या होते हैं? जो NPA होता है, नॉन प्रॉफिट एसेट होता है, जो दिवालिया हो जाते हैं, उनको पैसों को वसूल करने के लिए बैड बैंक स्थापित किए जाते हैं, तो ये सही है। इसकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की हिस्सेदारी 51% दोस्तों, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है, यह भी सही है। यह बाजार पेशेवरों एवं टर्न अराउंड विशेषज्ञों के माध्यम से परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है, यह भी सही है। इस निकाय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की अंशधारिता 49% है, यह भी सही दोस्तों। तो इसका 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1998 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र दोस्तों तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में दोस्तों, ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है? तांबा ललितपुर में दोस्तों पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ओबरा रूस है कि नहीं, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1998 में किया गया था। 1998 में अभी आया किसान क्रेडिट कार्ड योजना और 1998 में आया उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक योजना, ये हो गया। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के, इन्हीं के शिष्य थे तानसेन। तो तानसेन भी जो है ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन स्वामी हरिदास भी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 1954 में चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी। चकबंदी योजना क्या होता था दोस्तों? जैसे पहले बहुत सारे किसानों के खेत कहीं 2 बिस्सा इधर पड़ा है, 5 बिस्सा उधर पड़ा है, 10 बिस्सा उधर पड़ा है, तो इससे क्या होता था, जो कई खेत कई भागों में बटे होते थे, तो किसानों को भी समस्या होती थी, उत्पादन में भी समस्या होती थी, प्रबंधन में भी समस्या होती थी। तो इन सब को मिला करके उनको एक जगह खेत दे दिया गया। ठीक है, 2 बिस्सा यहाँ का, 5 बिस्सा यहाँ का, 10 बिस्सा यहाँ का मिला करके 10, 5, 15, 2, 17 बिस्सा एक जगह पर दे दिया गया। यही था चकबंदी योजना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1954 में शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-19 है। ठीक, ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 9.23% है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। 2171 तो पूरे देश का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2171 92, 2171 वनावरण है और इसी में जब आप जोड़ देंगे 2.91 तो आ जाएगा 24.62। ठीक, तो ये आ जाएगा 24.62 पूरे भारत में वृक्षावरण और वनावरण है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उद्योग और कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, तो पहले का दूसरा सी ऑप्शन। भारत स्टील रोलिंग मिल कहां है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां है दोस्तों? गाजियाबाद में। और आयुध उपस्कर कहां है? कानपुर में है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहां है? मथुरा में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृत साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मेरठ से
सहारनपुर से, दोनों से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज से पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ। ठीक है, 16 महाजनपद में कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों? तो कितने हैं? 8 जनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, और 16 महाजनपद कौन कौन से हो गए? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज दोस्तों। तो ये 16 महाजनपद हो गए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहां स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? देखिए, काशी, काशी कहां है? बनारस, ये हो गया। कौशल, कौशल कहां है? ये हो गया कौशल श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। काशी कौशल हो गया। ये चेदी आ गया, चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तमती थी। ठीक है, चेदी बुंदेलखंड में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगला वत्स है, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो ये 4 हो गए, काशी, कौशल, चेद, वत्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाता मल्ल, मल्ल मतलब कुशीनगर, कुशीनारा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, ये हो गया। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब काशी, कौशल, वत्स, चेद, मल्ल, ये 5 हो गए। इधर आता है कुरु, कुरु दोस्तों इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाता है मत्स्य, मत्स्य दोस्तों राजस्थान में थी। इधर आता है मथुरा, सूरसेन, सूरसेन कहां थी? मथुरा। और ये अहिक्षेत्र, पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी दोस्तों। तो ये 8 क्षेत्र हो गए जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? काशी, कौशल, वत्स, चेद, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन दोस्तों। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। ठीक, भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है दोस्तों? लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? थारू है दोस्तों। ठीक है, इसके संदर्भ में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कराए थे। थारू दोस्तों, थारू, थारू का मतलब था से थारू, ता से तराई, तो थारू तराई क्षेत्रों में निवास करती है जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, थारू जो है तराई क्षेत्रों में निवास करती है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर ये जैसे खरवार आ जाता है, खरवार जनजाति दोस्तों देवरिया में आ जाती है, मिर्जापुर में आ जाती है, सोनभद्र में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां सब आ जाती है। तो दोस्तों ये चार्ट आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों? पंवार नहीं है। पंवार कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को दोस्तों 161वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, लगभग 180 देशों में 161वां स्थान प्राप्त हुआ। इसे सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो माना को। माना कहाँ है? उत्तराखंड में। माना, नीति, लुपलेख, दर्रा है ना, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो माना है उत्तराखंड में, उसको बीआरओ ने पहला गांव बनाया है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में भारत की सूची पर है, तो 38वें स्थान पर। लॉजिस्टिक क्या होता है दोस्तों? हम लोग कंफ्यूज होते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जहां कहीं भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उस उत्पादन से लेकर के उस वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक देने में, अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचने में जो भी चीजें, जो भी साधन लगते हैं, वो सारी लॉजिस्टिक्स के साथ हैं। उन सब चीजों को हम लोग लॉजिस्टिक के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। ठीक, भारतीय नौसेना ने पहली बार ISIS विक्रांत विमान वाहक पोत के डेक पर निम्न में से किस एशियन विमान की रात्रि लैंडिंग एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों? MiG-29 दोस्तों। ठीक, हाल ही में नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी से इसकी यात्रा की शुरुआत की थी दोस्तों, सही स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री G7 के मुख्य अतिथि और ट्रैकवाड शिखर सम्मेलन के में भाग लेने जापान गए थे दोस्तों, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी IPIC बैठक में हिस्सा लिया दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CBI के वर्तमान निदेशक किस राज्य के पुलिस ब्यूरो के DGP रह चुके हैं? किस राज्य के पुलिस ब्यूरो रह चुके हैं? तो कर्नाटक के दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका मिश्रा बनी है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं, अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है? तो ये गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार हम लोग सुनते ही होंगे, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान बना, राइट टू हेल्थ दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया दोस्तों? शिव शंकरी को तमिल भाषा में दिया गया दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। अब कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट चुनी गई? तो सुरेखा यादव चुनी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला? व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, ब्रेंडन फ्रेजर है ये, ठीक। किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी 2023 का कर्नाटक ने जीता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन कराने होंगे तो आप लोग बताइएगा, हम क्वेश्चन इसके करा देंगे दोस्तों। बाकी इसके सारे आंसर हमने यहाँ पर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों। आप लोग इसको करिएगा और देख के इसका आंसर भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोगों ने आज पूरे के पूरे जो भी जीएस के क्वेश्चन से संबंधित था, आरओ के पहले पेपर से संबंधित था, हमने उसके सारे क्वेश्चंस को देख लिया दोस्तों। आपको बहुत विस्तार से बताया है, मैपिंग के थ्रू भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है दोस्तों। हम लोगों ने इसको मैपिंग के भी थ्रू पढ़ा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।